गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, इंपॉर्टेंस भी काफी है। देखिए फिजिक्स में इंपॉर्टेंस तो हम हर टॉपिक के बारे में यही कहेंगे कि सबकी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ऑफ हर टॉपिक हमारा कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है अपने पीछे वाले टॉपिक से, इसलिए किसी टॉपिक की इंपॉर्टेंस को कम नहीं कह सकते। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं और उनका पोलराइजेशन क्या होता है ये समझें। डियर स्टूडेंट, कंडक्टर और इंसुलेटर दो चीजें हमने पढ़ी थी। कंडक्टर्स में फ्री चार्ज कैरियर्स की नंबर बहुत ज्यादा थी, इंसुलेटर्स में फ्री चार्ज कैरियर्स की नंबर कंपैरेटिवली काफी कम थी। डाइलेक्ट्रिक्स उनके बीच की एक कैटेगरी है जिसके अंदर चार्ज कैरियर्स ना तो बहुत ज्यादा होते हैं और ना ही चार्ज कैरियर्स बहुत कम होते हैं। ये कंडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन चार्ज के इफेक्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज का इफेक्ट कैसे ट्रांसफर होता है वो समझ लीजिए जरा पहले। मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे खूब सारा पॉजिटिव चार्ज है। ये मेरा डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब मैं डाइलेक्ट्रिक को इस कंडक्टर के नजदीक लेकर के आऊंगा तो यहां ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इसके दूसरे एंड पे ये मेरा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब अगर मैं फर्दर यहां तीसरा कंडक्टर ले आता हूं तो इस कंडक्टर के ऊपर नो डाउट यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो देखो बच्चों, विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन जो चार्ज का इफेक्ट था वो ट्रांसफर हो गया। कंडक्शन नहीं हुआ, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन चार्ज का इफेक्ट ट्रांसफर हो गया। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स के नाम से जानते हैं। नो डाउट इन सबके पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही कॉज करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे कॉज करता है समझिए। यहां जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मान लो यहां पॉजिटिव Ni चार्ज है, यहां जो इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिसे मैं F इक्वल्स टू स्मॉल k Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर से निकाल सकता हूं। R स्क्वायर सेंटर टू सेंटर डिस्प्लेसमेंट है, Q1 ये वाला चार्ज है, Q2 नो डाउट इसके अंदर जो चार्ज है वो। तो नॉर्मल कंडीशंस में डाइलेक्ट्रिक में कोई भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसको किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर लाया जाता है या किसी दूसरे चार्ज के नजदीक लाया जाता है, बात एक ही है, तो विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन ये चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए ग्लास है, वैक्स है, वाटर है, एयर है, वुड है, ये सारे के सारे। अब देखो बच्चों, जब मैं किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो क्या होता है, ये बात मैंने यहां डायग्राम के थ्रू दिखा रखी है, जो अभी शो किया था वैसा ही डायग्राम। ये मेरे पास कोई बॉडी है, अगर मैं ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहां से हटा दूं तो चार्ज इसमें पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लेकिन जैसे ही मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो ऑब्वियस है एरो हेड मेरे इस डायरेक्शन में रखा है, इसका मतलब यहां कहीं पॉजिटिव चार्ज है। ये एरो हेड इधर टेंड कर रहा है, इसका मतलब यहां की नेगेटिव चार्ज है। तो इंडक्शन की हेल्प से ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर का जो चार्ज था उसमें से नेगेटिव को यहां इंड्यूस कर लेगा और पॉजिटिव इसके दूसरे एंड पे इंड्यूस हो जाएगा। यानी ये इसके साथ एक बाउंडिंग फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और ये इसके साथ में एक बाउंडिंग फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, ये बात हम लोग पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। और आउटसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो था वो ये वाला था, जिसकी डायरेक्शन मेरी वही कन्वेंशन पुरानी वाली जो मैंने रखी थी वही है। अब कंडक्टर अगर मैं लेता हूं तो कंडक्टर में जितना मेरे पास यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उतना ही इनसाइड इंड्यूस फील्ड डेवलप हो जाता है। अल्टीमेटली इनसाइड जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो जीरो हो जाता है। लेकिन अगर मैं डाइलेक्ट्रिक्स की बात करूं तो डाइलेक्ट्रिक्स में देखो बच्चों, इस डायग्राम में ये वाला एरो हेड छोटा दिखा रखा है हमने, इसका मतलब जो इंड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली कम है
और जो आउटसाइड मेरा फ्री इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, अल्टीमेटली इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक एक नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बना रहता है और वो कितना होता है, E नॉट माइनस E इंड्यूस के बराबर होता है। तो ये मेरे पास इनसाइड किसी भी डाइलेक्ट्रिक के नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब स्टूडेंट्स मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल करके फिर दोबारा से उसी चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। फिर दोबारा मैं समझाना चाहूंगा आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आउटसाइड मैंने ये दिखाया था, इसका मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, जैसा मैं पहले फिगर में भी दिखा चुका हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का एरो है इस साइड में, इसका मतलब यहां कहीं नेगेटिव चार्ज है। ये बीच में मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर दी, नेगेटिव चार्ज ये इंड्यूस हो गया, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया। ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, जबकि कंडक्टर में क्या था, ये बीच में कुछ नहीं था, यहां पे सारा नेगेटिव आ गया था और यहां पे सारा पॉजिटिव आ गया था। तो कंडक्टर के अंदर बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स पे चार्ज होता है, जबकि डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर एक्सट्रीम पे सारा चार्ज नहीं होता, कुछ इनसाइड होता है और कुछ बीच में होता है। अल्टीमेटली इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, जिसको मैंने इनसाइड कहा था, और नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हम लोग निकाल देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है ये समझें। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए स्टूडेंट्स मेरे को एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के बारे में बात करनी होगी। मॉलिक्यूल्स मेरे दो तरह के होते हैं, नंबर 1 पोलर और दूसरे नॉन पोलर। देखिए पोलर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली स्फेरिकल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का जो सेंटर है वो एक ही जगह होता है। बाहर मेरे यहां पे इलेक्ट्रॉन्स थे ऑर्बिट के अंदर, तो इनका सेंटर ये, और अंदर न्यूक्लियस के अंदर मेरे पॉजिटिव प्रोटॉन्स थे, तो उनका सेंटर दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं तो ये मेरा डाइपोल की तरह से बिहेव नहीं करता। यहां पे नेट चार्ज 0 है और नेट चार्ज 0 होने के साथ साथ इसका कोई भी डाइपोल का कांसेप्ट नहीं है। लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात है, थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया बच्चों वो नॉन पोलर है, कोई पोलरिटी नहीं है। फिर दोबारा समझ लेते हैं, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करता है, कोई भी डाइपोल का कॉन्सेप्ट नहीं देते। अल्टीमेटली इनको हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अभी जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं नॉर्मल कंडीशन में इनकी जो शेप है वो इलिप्टिकल हो सकती है या कोई भी दूसरी शेप इस तरह की हो सकती है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहां होता है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है उसका सेंटर इससे थोड़ा अलग यहां कहीं होता है। अल्टीमेटली जो मेरे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक छोटा डाइपोल क्रिएट हो जाता है, इसको मैं पोलर मॉलिक्यूल के नाम से जानता हूं। अब बच्चों यहां एक और मजेदार सा कॉन्सेप्ट आता है कि पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, कोई सा भी है, अगर मैं इसको किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर प्लेस करूं तो देखो बच्चों जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था वो तो पोलर बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है वो मेरा दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाता हूं बच्चों, वैसे वैसे इनके बीच का सेपरेशन बढ़ता चला जाता है। ये मान लीजिए पॉजिटिव मेरा यहां आ गया, नेगेटिव यहां आ गया, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आकर के ये इतने ज्यादा दूर हो जाते हैं कि फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। इस कंडीशन को मैं कहता हूं इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। बच्चों इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की कहानी बड़ी मजेदार सी है। आपने कभी इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग देखी हो, जब बादल गड़गड़ाते हैं, तेज रोशनी पैदा होती है, तो वहां बेसिकली होता यही है, वहां मॉइस्ट एयर का इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होता है। उस इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट जाते हैं, उनका पॉजिटिव चार्ज एक तरफ रह जाता है, नेगेटिव चार्ज एक तरफ रह जाता है। जब ये आयंस बन जाएंगे टूटने पर तो ये आयंस जो है वो चार्ज को कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं, और जो चार्ज तेजी से कंडक्ट होता है वही हमें
इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग की फॉर्म में दिखाई पड़ता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब यहीं से मुझे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को समझ लेना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेरा कैपिटल के से डिनोट होता है, स्मॉल के से नहीं। स्मॉल के मेरा वो पुराने वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था वो था मेरा स्मॉल के। ये कैपिटल के जो है ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं F/Fm के टर्म्स में, या फिर दोबारा से आ गया, फिर दोबारा हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो कैपिटल के जो है वो एप्सिलॉन r के बराबर है, अगर आपको याद हो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा सकती है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म्स में इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है फिर समझिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाइड ऑन ए मॉलिक्यूल एट व्हिच इट गेट टेक इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, जिस पे ये इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ले जाता है। तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू है जिस पर ये कोई भी मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन में ले आएगा। ये डेफिनेशन यहां हमने दे रखी है, इसको जरा मैं यहां से फिर दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक फील्ड that can exist in an dielectric without causing its electrical breakdown। मैंने दूसरे टर्म्स में कहा था, यहां थोड़ा सा चेंज करके कहा हुआ है, बात एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड which can be tolerated by a molecule without getting electrical breakdown is termed as dielectric strength। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है बच्चों, तो फील्ड वोल्ट पर मीटर से डिपेंड करते हैं, वैसे न्यूटन पर कूलम भी था, लेकिन यहां वोल्ट पर मीटर ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा अच्छे समझ में आती है, वो जरा समझिए। मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं कि जो मेरी एयर है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 10⁷ वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब क्या होगा, इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि मेरे पास यहां पोटेंशियल है 10⁷ वोल्ट, यहां पोटेंशियल है 1 मीटर नीचे 1 मीटर अपार्ट, यहां पोटेंशियल है 0 वोल्ट। अब अगर बीच में एयर का मॉलिक्यूल आ गया तो पोटेंशियल एप्लीकेबल हो गया 10⁷ पर मीटर, जो मैंने यहां वोल्ट पर मीटर की बात की 10⁷ वोल्ट पर मीटर। तो अगर ये सिचुएशन बन गई तो यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मेरे पास 10⁷ न्यूटन पर कूलम या वही 10⁷ वोल्ट पर मीटर है। तो जैसे ही मैं लगाऊंगा क्या होगा, ये जो मेरा एयर का मॉलिक्यूल है डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मीनिंग आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा बच्चों। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मेरे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, तो क्या इफेक्ट होगा, पहले मैं इसको डायमेट्रिकली समझूंगा, फिर इसके बाद इसके डेरिवेशन निकालूंगा। देखो बच्चों, इनिशियली ये वाली जो स्लैब है ये नहीं है, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई कैपेसिटर की या नेगेटिव प्लेट हो गई, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मेरा ये हो गया, जिसको मैंने E0 रखा है। पोटेंशियल की बात मैं करूंगा तो E इक्वल्स टू क्या होता है, V/D होता है, इस टर्म से निकाल सकता हूं। और D क्या है, D है इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, तो E0 मैं यहां से V/D निकाल सकता हूं। अब अगर मान लीजिए मैं ये वाली प्लेट इसमें इंसर्ट कर देता हूं जो किसी डाइलेक्ट्रिक की बनी हुई है, डाइलेक्ट्रिक की बनी हुई है, तो होगा क्या, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होगा। इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मेरे पास ये हो जाएगा, जो डायरेक्शन यहां पे रखी है ये वाली, आउटसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को अगर मैं EP कह दूं तो अब जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में वो होगा E0 माइनस का EP। ये मेरे पास नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। जब नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मेरा चेंज हो गया तो ऑब्वियस है मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों प्लेट्स के बीच में वो चेंज हो जाएगा।
और जब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा तो C इक्वल्स टू, मैंने फॉर्मूला पढ़ा था इससे, Q इक्वल्स टू CB से C इक्वल्स टू Q बाई V। तो देखो बच्चों, Q तो मेरी कंजर्वेटिव क्वांटिटी है, वो तो कांस्टेंट है, बस रिड्यूसेशन हुआ है। लेकिन मेरा जब E चेंज हुआ तो V चेंज हुआ, और V चेंज हुआ तो कैपेसिटेंस चेंज हुई। ठीक है, नो डाउट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब मेरा E नेट यहां पे कम हो रहा है तो V भी मेरा कम हो जाएगा, और जब V कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। इस प्रिंसिपल को मैंने यूज कर लिया किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो जो नॉर्मल हमारे कैपेसिटर्स होते हैं उनके अंदर हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देते हैं, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है ये बात मैं अभी समझने की कोशिश करूंगा। पैरामीटर्स यहां पे रखे हैं, डायग्राम को फिर दोबारा से एक बार हम लोग देख लेते हैं। बस देखने के लिए एक ही चीज इसमें बची है, वो मैं आपको समझा देता हूं कि जो स्लैब है, स्लैब का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो मैंने उतना ही लिया है जितना कि मेरा कैपेसिटर का था। दोनों एरिया मेरे से सेम है, कॉमन एरिया। ठीक है, लेकिन जो स्लैब है उसकी थिकनेस मैंने स्मॉल टी ली है, और इनिशियल जो इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट है वो डी लिया है। बस ये बात मुझे समझानी थी। अब इसके बेसिस पे मैं जरा आगे बढ़ना चाहूंगा, इसकी कंप्यूटेशन करना चाहूंगा। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात मैंने बताई दी थी, पोटेंशियल की बात मैं बताना चाहूंगा बच्चों। तो देखिए फॉर्मूला मैंने यहां दे रखा है, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको। जरा देखें, V इक्वल्स टू E इंटू डी होता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा था, इस कैपेसिटर में ये बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी थी। तो देखो बच्चों, जितना भी ये वाला एरिया है, ये वाला, इसमें मेरा V अलग होगा, जिसको मैं कहूंगा V इक्वल्स टू E नॉट D माइनस T। देखो पूरा ये क्या था, D था, और T ये बीच में था, तो मैंने D में से इस T को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इफेक्टिव लेंथ बन गया। तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया मेरा, ये वाला जो गैप है जहां मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाली है वहां का। अब जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये वाली जो स्लैब है, इस स्लैब के अंदर का इसी फॉर्मूले की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस हो गया E इंटू डी। ठीक है, अब देखो बच्चों, आप वैसे यहां पे एक माइनस का साइन लगाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड स्लैब अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, इसलिए E की लिख दिया। E जो अंदर मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो है, और T इस स्लैब की जो थिकनेस है वो है। अब मुझे कुछ नहीं करना, पहले वाले टर्म में तो मैंने कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज छोड़ दिया। बस ये जो E था, इस E को मैंने E नॉट बाई K लिख दिया। क्यों लिख दिया कि अब मैं इजीली दोनों टर्म से E नॉट को कॉमन ले सकता हूं और अपने फॉर्मूले को अच्छे से फॉर्मुलेट कर सकता हूं। ये E नॉट बाई K, ये K क्या है, कैपिटल K है, जैसे मैंने अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा था, वो वाला है, स्मॉल K नहीं है। ये रिलेशन हम लोग कहां से जानते हैं, ये बात मैं फिर रिकॉल कर देता हूं, आपने ऐसे तो पढ़ा रखा है। देखिए Fm, फोर्स व्हेनेवर मीडियम इज प्लेस्ड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। सेम सिचुएशन में F नॉट जब वैक्यूम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम के लिए 1 होता है, एप्सिलॉन r की वैल्यू Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। यहां से डिवाइड कर दिया, बाकी सब कट गया, बस बचा क्या, ये बचा मेरा 1/एप्सिलॉन नॉट r। तो Fm ओवर Fo इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r को ही आप लोग कैपिटल K कहते हो, डायरेक्ट कांस्टेंट। अब अगर मैं इसको फोर्स के टर्म्स में ना लेकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के टर्म्स में लेता, तो ये E हो जाता, ये E हो जाता, यहां से Q2 खत्म हो जाता, Q2 खत्म हो जाता, बात तो हो ही जाती। अब इसी रिलेशन को मैंने यहां पे लिख दिया, Fm ओवर Fo को उल्टा करके मैंने यहां लिख दिया, नीचे स्टेप में मैं दिखा रहा हूं आपको, ये लिख दिया, ये लिख दिया, यहां हाईलाइट कर देता हूं, E नॉट ओवर T। तो जो ऊपर मैंने वैल्यू डाली है वो इसलिए डाली है कि मेरा जो फॉर्मुलेशन है वो आसानी से हो जाए, बढ़िया वाला हो जाए। तो ये जैसे ही वैल्यू डाली मैंने, तो नो डाउट ये आ गया। अब इस वाले स्टेप पे क्या कर रखा है, इस वाले स्टेप पे बड़ा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने एक
और डाल रखा है, वो क्या डाल रखा है, ये जो ई नॉट है इसकी वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ए डाल रखा है। ठीक है, ये वैल्यू भी आप लोगों को याद तो होगी बड़े आराम से। तो मैं समझता हूं कि अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नई वाली कैपेसिटी जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद में बच्चों ये आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगर T इक्वल्स टू डी है, डियर स्टूडेंट्स, T इक्वल्स टू डी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा यह है कि ये जो मेरे पास कैपेसिटर है इसमें पूरे के अंदर ही मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है। तो जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसमें T जो है वो D के बराबर हो जाएगा, और जैसे ही T D के बराबर होगा मेरी नई कैपेसिटेंस जो है वो ये आ जाएगी। तो किसी भी कैपेसिटर की अगर मैं कैपेसिटी बढ़ाना चाहता हूं तो उसमें पूरे में ही डाइलेक्ट्रिक फिल कर दूंगा। अब डाइलेक्ट्रिक की बात करें, जैसे माइका है, माइका अगर मैंने फिल कर दिया तो माइका के लिए K होता है कितना बच्चों? 6। K कितना होता है बच्चों? 6 होता है, तो 6 गुना बढ़ गया। अगर मान लो मैंने वाटर फिल्ड कैपेसिटर बना दिया, कैपेसिटर के अंदर मान लीजिए पानी भर दिया, तो पानी की जो कैपिटल K है वो 81 है, तो वही कैपेसिटर है, मैंने वैक्यूम या एयर के बजाय उसमें क्या वाटर फिल कर दिया, तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा? 81 टाइम्स कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी। यहीं से इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस भी मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कर रखा है, दैट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। इसके बाद एक न्यूमेरिकल देखा बच्चों। न्यूमेरिकल में कुछ फिगर्स मैं शो कर देता हूं आप लोगों को, वो फिगर एक बार देख लीजिए। ये फिगर आपको दिख रही है, इसमें क्या किया है? कैपेसिटर के अंदर उसने दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक प्लेस किए हैं। अब इस फिगर को मैंने हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल कर दिया। अब यही फिगर आपको मैं समझता हूं बहुत आसान और बढ़िया लगने लगी होगी। देखिए क्या करेंगे आप, यहां से जो चार्ज देंगे उसको दो रास्ते मिलेंगे। ऊपर वाले कैपेसिटर की बात करूं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये A1 हो गया, नीचे वाले कैपेसिटर के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 हो गया, ऊपर वाले के लिए D मेरे पास ये हो गया और नीचे वाले के लिए D मेरे पास ये हो गया। अब मैं इसकी कैपेसिटेंस C1 अलग काउंट करूंगा, इसकी कैपेसिटेंस अलग काउंट करूंगा। दो रास्ते मिल रहे हैं, दोनों की कैपेसिटेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दूंगा। इफेक्टिव कैपेसिटेंस मेरी C1 प्लस C2 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। बस ध्यान रहे, फॉर्मूले में आपको अब ये आधा एरिया डालना है, नीचे के लिए आधा एरिया डालना है। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो इजीली आप फिगर को थोड़ा सा चेंज करके आराम से निकाल पाएंगे। आगे बात करें, सेम थिंग देखिए यहां क्या किया। इसमें भी अगर बच्चों देखो तो बड़ा आसान सा हो जाता है ये क्वेश्चन, अगर मैं इसको ऐसे घुमा देता हूं। जरा देखो मेरे तरफ से घुमाते ही मेरे को बात समझ में आ जाती है। क्या समझ में आ जाती है बच्चों? बात ये समझ में आ जाती है कि जो भी मैं चार्ज इसको फ्लो होने के लिए दूंगा उसको एक ही रास्ता मिलेगा, ये वाला और ये वाला, और ये एक ही रास्ता मिलेगा। इसका मतलब एक कैपेसिटर मेरा इतना होगा जिसकी कैपेसिटेंस C1 होगी, दूसरा कैपेसिटर मेरा ये होगा जिसकी कैपेसिटेंस C2 होगी, और नई कैपेसिटेंस CS जो होगी वो 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 से कम हो जाएगा। बस ध्यान रहे, अब पहली कैपेसिटेंस निकालने के लिए जो मैंने A एप्सिलॉन नॉट बाई D पढ़ा था, तो एरिया तो मेरा पूरा पूरा लगेगा, एरिया में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो D है ये पहले अगर पूरा D थी, आधा हो गया तो D/2 आप एक के लिए डालोगे और D/2 दूसरे के लिए डालोगे। K1 पहला डाइलेक्ट्रिक है तो K1 से यहां मल्टीप्लाई कर दोगे। C2 के लिए एप्सिलॉन नॉट A D/2 K2 से यहां मल्टीप्लाई कर दोगे। इस तरह से आप लोगों की नई कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो बस यहां मैंने फिगर को इलेक्ट्रॉनिकली घुमा दिया। आप क्या करेंगे, फिगर को अपने पास अपनी कॉपी को घुमा करके एक बार देख लेंगे। तो ये ट्रिक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर सकते हो। ये बच्चों इसका सॉल्यूशन दे रखा है, आई होप सो आप ये सॉल्यूशन कर पाएंगे। अब कुछ बातें जो हमारे सिलेबस में नहीं है उनको डिस्कस करना है। देखो बच्चों,
कुछ दिन पहले तक ये 1D ग्राफ हमारे सिलेबस में हुआ करता था, अब नहीं है। 1D ग्राफ जनरेटर क्या है? एक बड़ा कैपेसिटर ही है जो चार्ज को क्यूमुलेटिवली स्टोर करता रहता है। तो 1D ग्राफ जनरेटर कोई नई चीज नहीं है, बस कैपेसिटर ही है, या एक हॉलो कंडक्टर हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं। ये हॉलो कंडक्टर हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। ये मेरे पास एक बेल्ट होती है जिसको पुली की हेल्प से मैं घुमाता हूं। यहां मेरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फंडा क्या है ये जरा समझ लो बच्चों। देखो, हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट था वो Q ओवर एरिया। अगर मैं एरिया को छोटा कर दूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो हुक्स बनाए हुए हैं ये सरफेस एरिया को कम किया हुआ है, देखो कॉर्नर्स का, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो इससे सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ने का क्या फर्क पड़ेगा? E इक्वल्स टू मेरे पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है, सब जानते हैं। अगर ये बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बढ़ जाएगा तो जो चार्ज की स्प्रेड है वो आराम से हो पाएगी। बस ये एक नई बात होती है इसमें, कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए आप लोग इसको देख सकते हैं। और जो यहां से चार्ज का डिस्चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से, उसे हम लोग कोरोना डिस्चार्ज के नाम से जानते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को दिखाया हुआ है स्टूडेंट्स, देखें बड़ा मजेदार सा केस। अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस हैं वो सारी बाहर से चली जाएंगी। अगर ये डाइलेक्ट्रिक है तो जो बाहर वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी अंदर जाएंगी। ये Q और V के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया है जिससे मेरा C निकल के आता है मैथमेटिकली। तो जो C निकल के आता है मैं यहां से लिख सकता हूं स्लोप ऑफ लाइन। ध्यान रहे स्लोप ऑफ लाइन में V मेरा नीचे है और Q मेरा यहां ऊपर है। अगर किसी ने ग्राफ में यहां Q कह दिया वहां V कह दिया तो फिर ये मेरा कॉट की वैल्यू देने लगेगा, tan की नहीं देगा। इसके बाद मान लीजिए कैपेसिटेंस कांस्टेंट है तो Q और C के बीच में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा, आपके सामने यहां पे है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है बच्चों। देखो इनसाइड तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो प्रेशर की वजह से स्ट्रेट चलती हैं। ये वाली इसको रिपेल करेगी, ऊपर वाली इसको रिपेल करेगी, ये सीधे रास्ते पे चलती रहेगी। लेकिन जो आउटर मोस्ट की ऑर्बिट की आउटर मोस्ट मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थी वो प्रेशराइज होगी इस फील्ड की वजह से, जिसकी वजह से ऐसा शेप लेगी। ऐसे ही ये वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन थी वो प्रेशराइज होगी इसकी वजह से, नीचे वाली की वजह से अल्टीमेटली हो जाएगी। तो जैसे जैसे मैं सरफेस पे जाता हूं वैसे वैसे ये कर्वेचर इस तरह से मिल जाती है। सबसे बाहर वाली जो होती है उसकी कर्वेचर मेरी जो है वो सबसे ज्यादा होती है। तो दैट इज अ कांसेप्ट स्टूडेंट्स रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, सब लोग जानते हैं, ऐसा हमने डिस्कस किया था। यहां कुछ बातें और समझ लेते हैं। ये मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है जिसको मैं Q ग्रेटर देन 0 कह सकता हूं। तो बच्चों P पर जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा और Q पर जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा। अब यहां उल्टा समझिए, ये नेगेटिव चार्ज है तो A पर जो पोटेंशियल होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा और B पर जो पोटेंशियल होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ पोटेंशियल का फॉर्मूला स्मॉल kq ओवर r था। r सबको क्लियर हो रहा है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के केस में यहां पर माइनस का साइन और लगेगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये पोटेंशियल मेरी उल्टा इफेक्ट ले जाएंगे। दूसरी फिगर की बात हम लोग करें, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस है। मेरे पास A, B, C 3 पॉइंट रखे हैं बच्चों। नो डाउट ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर आई विल से हियर कि A पर जो पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा होगा, C पर कंपैरेटिव पोटेंशियल कम होगा और B पर जो पोटेंशियल है वो सबसे ही कम होगा। तो यहां कर्वेचर ऑफ फील्ड लाइन से मैं इजीली बता सकता हूं। आगे हम लोग देखना चाहें, ये किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर चार्ज की ट्रैवलिंग की बात दिखाई हुई है। तो देखो बच्चों B और C दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हैं। A पॉइंट जहां से जाता है वहां पे दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ले सकता हूं। नो डाउट यहां पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज है तो यहां का पोटेंशियल जो है वो कंपैरेटिवली कम होगा। जब भी मैं पॉजिटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे ले जाऊंगा अपने आप चला जाएगा
अपने आप चला जाएगा, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। अगर मैं उल्टा करूंगा, यहां से यहां लेके आऊंगा, तो मुझे उसको एक फोर्स लगा करके ट्रैवल कराना पड़ेगा। अल्टीमेटली वर्क डन जो है मुझे करना पड़ रहा है, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब यहां ये देखने वाली बात है कि बी पॉइंट से अगर मैं सी पॉइंट पे लाता हूं तो कोई भी वर्क डन मुझे नहीं करना पड़ेगा। ये ए पॉइंट है, सपोज यहां पे डी पॉइंट ले लूं, तो डी से ए पे लाने में कोई वर्क डन मुझे नहीं करना पड़ेगा। जितना वर्क मेरे को सी से ए पे लाने करने पड़ेगा, उतना ही सी से डी पे लाने का, या उतना ही बी से ए पे लाने का। यानी यहां मेरे को डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना है, एक्चुअल डिस्टेंस कभी कंसीडर नहीं करनी, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। नेक्स्ट हम लोग Q और V के बीच में ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं, दोनों के लिए स्लोप की बात करते हैं बच्चों। बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आप लोगों के इंपॉर्टेंट बनता है। अब ग्राफिकल मेथड पे तो समझ लीजिए, मैंने पढ़ा था क्या, Q इक्वल्स टू CV, बड़ा करामाती फॉर्मूला, C इज इक्वल्स टू Q बाई V। अब जरा देखो, मैं इसका स्लोप निकालता हूं, इसका स्लोप निकालता हूं, तो मान लीजिए मैं इसको स्लोप 1 थीटा 1 कहता हूं, तो यहां से tan थीटा 1 जो आएगा बच्चों, वो आएगा परपेंडिकुलर यानी कि B ओवर बेस यानी कि, जबकि मेरे पास यहां पे क्या है, ये है Q बाई V। तो tan थीटा जो है वो मेरी वैल्यूज यहां पे नहीं देगा C के लिए, tan थीटा यहां पे वैल्यू देगा 1/C के लिए, ये ध्यान रखना। इसलिए मुझे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा यहां पे चार्ज जो है और यहां पे पोटेंशियल है, तो उसी कॉन्सेप्ट में है या नहीं। अगर गलती से यहां पे V दे दे, यहां पे Q दे दे, तो ऑब्वियस है फिर मेरा tan थीटा ही कैपेसिटेंस की वैल्यू देना शुरू कर देगा। यहां दोनों एंगल्स को निकाल करके बताने की कोशिश की है A और B के लिए। तो आप इस केस में A और B दोनों के लिए कैपेसिटेंस को कंप्यूट करके और क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके बता सकते हैं। ये कैपेसिटर का केस, दो कैपेसिटर ले लिए, दोनों सीरीज में है। यहां बात मैं करता हूं सीरीज में, यहां बात करता हूं तो पैरेलल में। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने बात की बच्चों, इस फिगर को और देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी समय 1991 में 92 में ये क्वेश्चन आईआईटी में डिस्कस हुआ था। इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करता है। अगर मैं इस फिगर को हॉरिजॉन्टल देखता हूं तो मुझे थोड़ा परेशान करती है, लेकिन जैसे ही मैं इस फिगर की ओरिएंटेशन को बच्चों चेंज करता हूं, मान लीजिए मैंने ओरिएंटेशन ऐसे कर दी, यही क्वेश्चन मेरे लिए बिल्कुल आसान हो गया। छोटी छोटी सी ट्रिक होती है स्टूडेंट्स, छोटी छोटी सी ट्रिक के बेसिस पे ही मैं क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकता हूं। अब जरा देखो इसमें क्या हो रहा है। इसमें बेसिकली आपको 3 कैपेसिटर मिल रहा है और तीनों कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हुए हैं। पहला कैपेसिटर ये वाला है, दूसरा कैपेसिटर ये वाला है और तीसरा कैपेसिटर आप लोगों का ये वाला है। सबके लिए एरिया और लेंथ या थिकनेस आप निकाल सकते हैं। जो चार्ज आप यहां से दोगे उसको 3 रास्ते मिलेंगे, 3 रास्ते मिलेंगे, इसका मतलब दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 1 मिनट का क्वेश्चन था, लेकिन उस समय लोगों के लिए मुश्किल था। हो सकता है आपको ये ट्रिक ना पता हो, तब तक ही आपको ये मुश्किल लगा हो, लेकिन आप इसे कर पाएंगे। ये देखिए मेरे पास अगर ओरिजिन पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तो ओरिजिन पे चार्ज रखने होने पे जो मेरे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे उनकी स्थिति क्या होगी समझिए। मान लीजिए O पर कोई चार्ज Q रखा हुआ है, पॉजिटिव Q है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लिखा है। मैं सिर्फ और सिर्फ Z डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को कंसीडर कर रहा हूं, जो Y और X में है उनको कंसीडर नहीं कर रहा। अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो नो डाउट पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह के होंगे। ये Z डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं, वो नो डाउट पैरेलल टू XY प्लेन मेरे क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। बिकॉज़ मैं जानता हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के ऑलवेज क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह से मेरी तरफ से ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया और 1 महीना हम लोगों को हुआ है। 1 महीने में हमारा 8 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बचती है। प्रैक्टिस के लिए मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि सीबीएसई के लिए तो सिर्फ उतने न्यूमेरिकल्स जो हम लोगों ने यहां बीच में डाल रखे हैं, वो सारे अगर आप अपने मन से सही से कर लेते हैं तो आपका काम खत्म हो गया।
इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी वो क्वेश्चंस जो है काफी हेल्प आप लोगों को करेंगे। बाकी देखो बच्चों, टेस्ट के बारे में मैं छोटा सा आपको और यहां पे बताना चाहूंगा। देखिए टेस्ट जो है वो दो काम करता है हमारे। पहला काम ये करता है कि जो हमने अब तक पढ़ लिया तो हमारी परफॉर्मेंस क्या है। दूसरा, उस टेस्ट के अंदर भी टीचर, कोई भी जेन्युइन टीचर होगा, वो क्या करेगा, ऐसे क्वेश्चंस लेके आएगा जिन क्वेश्चंस के ऊपर वो पढ़ाते समय बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर पाएगा। देखो बच्चों, रियल टीचर वही है। अगर बोगस टीचर है, पॉसिबल सी बात है, मैं अपनी ही कम्युनिटी के लिए, कुछ लोगों के लिए या अपने लिए कुछ वर्ड्स बोल रहा हूं, जो बोगस टीचर है वो क्या करेगा, आपको 4 क्वेश्चन कराएगा, उन्हीं 4 क्वेश्चनों को एग्जाम में पूछ लेगा, उन्हीं 4 क्वेश्चनों को टेस्ट में पूछ लेगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, आप रोट मेमोरी पे होंगे, आपको पता है कि मेरे टीचर ने ये क्वेश्चन कराए हैं, यही आने हैं, तो हो सकता है आप जो है 90, 95 बड़े आराम से ले आओ। लेकिन जो रियल टीचर होगा बच्चों, वो क्या करेगा, वो उन क्वेश्चंस को अपने एग्जाम में कभी नहीं देगा जिनको उसने यहां बोर्ड लगाया, वो उनसे हटके क्वेश्चंस देगा। स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस देगा कि किसी भी कारण से पढ़ाते समय वो उन क्वेश्चंस के ऊपर एम्फसाइज नहीं कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस को देगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में निश्चित सी बात है कि बच्चा अपना दिमाग लगा के करेगा। जिसने ईमानदारी से पढ़ाई की है वो तो उन क्वेश्चंस को कर देगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन जिसने रटाई की है, रोड मेमोरी में गया है, वो तो उन क्वेश्चंस को कर ही नहीं पाएगा। अल्टीमेटली उसके मार्क्स कम आएंगे। मार्क्स कम आएंगे तो बच्चा भी दुखी, पेरेंट्स भी दुखी, टीचर के ऊपर कंप्लेन, सारा का सारा सिस्टम दुखी। लेकिन वो जो दुख है वो नो डाउट थोड़े समय के लिए है बच्चों। अगर आपको लॉन्ग रन के लिए तैयारी करनी है तो जो दूसरी कैटेगरी का टीचर था, जो कभी उन क्वेश्चंस को आपके टेस्ट में नहीं दे रहा, जो उसने बोर्ड में करा रखे हैं, वो टीचर ज्यादा अच्छा था, वो वाकई आपको परख रहा था। और यही नहीं, अच्छा टीचर क्या करता है, जो उसने नए क्वेश्चन डाले हैं वो नए क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी देगा। एक्सप्लेनेशन देगा, इसका मतलब जो पहले करा चुका है वो तो आपको आ ही गया। अब जो टेस्ट में आपको क्वेश्चन मिले थे वो नए टाइप के क्वेश्चन भी आपको करने आ गए। अल्टीमेटली आपकी तैयारी अब बहुत अच्छी हो गई और आप किसी भी क्वेश्चन को कहीं से भी कर पाओगे। तो बच्चों, टेस्ट से डरना नहीं है। टेस्ट में अगर मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं आती तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमें कहीं ना कहीं ये सोचना है कि जो क्वेश्चन टेस्ट में हमें मिले हैं वो भी हमें अच्छे से आ जाए। तो बच्चों, आप प्रैक्टिस करेंगे। संडे में आप लोगों का जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर या इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आपसे डिस्कस होंगे। तो बिल्कुल ये ना सोच के चलें कि जो मैंने यहाँ क्वेश्चन डाल रखे हैं वही मैं पूछूंगा। निश्चित रूप से मैं दूसरे टाइप का टीचर हूं। अब हो सकता है आपको बुरा लगेगा, लेकिन 10 साल बाद आप ही कहेंगे कि नहीं साहब बढ़िया था, हमें काफी कुछ करा दिया। और एक चीज और खास बात, आप कोई भी क्लास देख लीजिए, जितना कंटेंट हमारी क्लास में कवर होता है, जितनी चीजें नई नई हम यहाँ बताते हैं, जितने टॉपिक हम लोग कवर कर लेते हैं, वो शायद क्लास में कहीं नहीं हो पाता। उसके पीछे रीजन यही है कि एक छोटे से टॉपिक को लेकर के स्पीड स्लो करके लोग अपना अपना काम करते रहते हैं। तो आपको उन चीजों से बचना है बच्चों। थैंक यू।